सो हेलो एंड वेलकम, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, नया टॉपिक सेकंड चैप्टर के अंदर बहुत सारे नए टॉपिक ऐड हुए हैं 2023 और 24 के हिसाब से। इस बार हमारे इस नए टॉपिक के अंदर है इंडिया इजराइल का रिलेशन। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये चीज़ें मेंशन एनसीईआरटी की बुक में नहीं करा गया, लेकिन इस बार के एग्जाम में इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो बच्चे अपने यूपीएससी, एसएससी और साथ में पीसीएस के एग्जाम या जो भी कंपटीशन लेवल के एग्जाम आप कर रहे हैं, अगर आप इंडियन पॉलिटिक्स को पढ़ रहे हैं तो ये टॉपिक भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। मेरा नाम विजय है, आप ई पाठशाला चैनल पे इस टॉपिक को देख रहे हैं। आइए डिटेल में बात करते हैं इसके बारे में। दोस्तों, अगर आप सभी लोग ईपी फैमिली पे नहीं जुड़े हैं तो इसके जो भी नोट्स हम पढ़ा रहे हैं आपको वहाँ पे मिल जाते हैं, तो आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। साथ साथ आप हमारे साथ इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। बात करते हैं हम लोग, अगर आप वर्ल्ड के मैप में देखें तो इजराइल के बारे में वर्ल्ड का मैप आपको दिखाई देगा। और इतनी छोटी सी कंट्री है ना, आप सोचोगे यार इस कंट्री के बारे में भारत से हम डिस्कशन कर क्यों रहे। भारत के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो भारत का हरियाणा, यूपी इतना बड़ा है ना कि इसकी पूरी कंट्री इसके अंदर समा जाएगी। लेकिन फिर भी छोटी कंट्री होने के बावजूद भी इससे हमें कितना ज़्यादा फायदा होता है। तो ये डायलॉग बिल्कुल सही साबित होता है कि छोटा पैकेज बड़ा धमाका ये कंट्री कर सकती है। तो अगर हम वर्ल्ड के लेवल पे देखें तो इतना बड़ा दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर हम इंडिया के लेवल पे देखें तो आपको ये पूरी कंट्री दिखाई देती है। दिस इज कॉल्ड द इजराइल। ओके, वैसे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं, बीच में एक टॉपिक बड़ा फेमस हुआ था इजराइल और फलस्तीन के रिलेशन के बारे में। वो आपस में ही लड़ रहे हैं। अगर ये टॉपिक आपने इजराइल और फलस्तीन का नहीं देखा है तो यूट्यूब पे जाके वॉच आउट कर सकते हैं इजराइल फलस्तीन के रिलेशन के बारे में, इनके बीच में झड़प क्यों हो रही है। अगर 21वीं सेंचुरी यानी कि 21वीं शताब्दी के मनुष्य की बात करें तो आज के मानव को पता है किससे कितना फ़ायदा लेना है। तो इजराइल हमारे लिए एक यूज़फुल कंट्री है और दोस्तों इससे हमें फ़ायदा बहुत ज़्यादा होने वाला है। दैट इज़ वाई हम जानेंगे इजराइल के बारे में कि इजराइल हमारी साइंस, टेक्नोलॉजी, डिफेंस, इंटेलिजेंस, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इन सब में कैसे मदद कर रहा है। तो सबसे पहले इजराइल की अगर हम बात करें तो इजराइल के बारे में आप देखें तो इसकी कैपिटल जेरूसलम है। आप देख सकते हो यहाँ पे इसकी जो लैंग्वेज है हिब्रू बोली जाती है। यहाँ पे ज़्यादातर लोग अरबिक बोलते हैं, ज़्यादातर जूइस यहाँ पे रहते हैं। उसके बाद जूडिज़म यहाँ पे सबसे ज़्यादा अपनाया जाता है। इजरायली लोगों का डोमिनेंस यहाँ पे ज़्यादा है। यहाँ के प्रेसिडेंट रिक वेन करके इनका नाम है। यहाँ के पीएम जो है बेंजामिन करके इनका नाम है। उसके बाद चीफ जस्टिस अलग हैं। ऐसे करते करते आपको सारा डेटा मिल जाएगा, गूगल के ऊपर भी मिल जाएगा और हमने यहाँ पे भी देने की कोशिश करी हुई है। ठीक है, तो आपने जानना क्या है दोस्तों, आपने जानना सबसे पहले बात तो ये है कि इजराइल जो है आज इंडिया के लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों बन गया है। इजराइल इंडिया रिलेशन रेफर द बायलैटरल इकोनॉमिक, मिलिट्री एंड स्ट्रैटेजिक टाई बिटवीन द रिपब्लिक इंडिया एंड द स्टेट ऑफ इजराइल। दोस्तों, भारत ने बायलैटरल संधि करी है। बायलैटरल का मतलब है द्विपक्षीय सिद्धांत के तहत अगर वो हमारी कुछ मदद करेंगे तो हम उनकी भी कुछ मदद करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम उनसे ही फ़ायदा ले रहे हैं, उनको फ़ायदा नहीं पहुंचा रहे, ये बिल्कुल गलत है। ऐसी सिचुएशन में हमने बायलैटरल ट्रेड करा और हमें पता है कि हमें इनसे फ़ायदा होने वाला है, तो इस हिसाब से ये हमारी इको फ्रेंडली कंट्री बनी। जिस भी कंट्री के साथ हम बायलैटरल ट्रेड करते हैं तो याद रखना उस कंट्री की हमेशा एम्बेसी हमारी कंट्री में होती है और हमारी एम्बेसी उनकी कंट्री के अंदर होती है। एम्बेसी को हिंदी में दूतावास कहते हैं। अब दूतावास का क्या काम होता है ये मत पूछना, आप इसको गूगल पे सर्च कर सकते हैं। तो इसीलिए तो अगर हम इजराइल एम्बेसी की बात करें तो मेरे घर से थोड़ा सा ही 10, 15, 20 किलोमीटर की दूरी पे ये इजराइल एम्बेसी देखने को मिल जाएगी। और यही हमारी इंडियन एम्बेसी जो है तेल अवी करके, ये मेरे घर से कम 5000, 6000 किलोमीटर दूर एम्बेसी जो है इजराइल के अंदर मिल जाएगी। तो दोनों की एम्बेसी आप देख सकते हो एक दूसरे की कंट्री के अंदर सिचुएटेड है। अब उसके बाद अगर हम डिप्लोमेटिक रिलेशन की बात करें तो हमने इसे इस्टेब्लिश कब से करा दोस्तों, हमने इसको 1992 से इस्टेब्लिश करा। क्यों? अच्छा, ये बड़ी बात है कि हमने 1992 से इस्टेब्लिश क्यों करा। कारण था कि पूरी दुनिया के अंदर रशिया जो था, मतलब यूएसएसआर जो था, उससे पहले हमारे रिलेशन अच्छे थे। हम उससे रिलेशन तोड़ के इससे रिलेशन बना नहीं सकते थे। दैट इज़ वाई जब यूएसएसआर पूरी तरीके से खत्म हुआ, रशिया बन गया, तो फिर हमने इसके साथ संबंध बनाने चालू कर दिए। कारण क्या था? कारण देखो लिखा हुआ है, क्योंकि उस टाइम पे ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और नाटो का दोस्त बना हुआ था और हम लोग नॉन अलाइंड मूवमेंट चला रहे थे, हमें किसी के साथ मिलना नहीं था और साथ में हमारे अरब वर्ल्ड के साथ रिलेशन अच्छे थे और सोवियत यूनियन यानी कि यूएसएसआर के साथ रिलेशन अच्छे थे। तो उस टाइम पे हम ये कह सकते हैं कि हम एक दूसरे के दोस्त नहीं दुश्मन हो सकते थे, क्योंकि ये बंदा दूसरे खेमे में था, ये दूसरे खेमे में था। लेकिन हाँ, आपस में हम लोग कभी लड़े नहीं। इंपॉर्टेंट बात है, हम आपस में कैसे लड़े नहीं।
हम लड़े नहीं, हम लड़े नहीं, क्योंकि देखो हमारा जिससे काम होता है हम तो उसी से काम निकालेंगे ना, हम खामी का दूसरे के टांग में टांग क्यों फंसाएं। अब जैसे ही 1992 के बाद प्रूफ होती है तो यहाँ पे पूरी तरीके से हमारे रिलेशन इसराइल से और अच्छे हो जाते हैं। इसराइल प्रोवाइडेड ऑन ग्राउंड इंटेलिजेंस एंड द वेपन ड्यूरिंग द 1999। अब देखो 91 के बाद ही यूएसएसआर खत्म हुआ, तो यूएसएसआर के बाद अब देखो दूसरी कंट्री को हमसे तो फ़ायदा लेना है ना, इसलिए कारगिल वॉर में भी हमारी उस समय इसराइलों ने मदद करी थी। और 2001 के अंदर गुजरात में रन के कच्छ में भूकंप आया था, तो उस टाइम पे भी इसराइलों ने हमारी मदद करी थी। अब सोचिए कोई घायल बंदा है, कोई रोता हुआ बंदा है, तो ऐसे में अगर कोई भी कंट्री उससे कुछ पूछ ले, उसका हेल्प कर दे, तो अब सोचिए वो कितना गहरा दोस्त बन जाता है। तो इस तरीके से ये कंट्री हमारे दिल में बसी एंड देन फाइनली हमने इनसे 3 तरीके के बेनिफिट लिए और इनको भी हमने एक तरीके का बेनिफिट दिया। जैसे मिलिट्री कोलैबोरेशन करा, एग्रीकल्चर कोलैबोरेशन करा, और कुछ अभी वर्तमान समय में हमने इनके फ़ायदे की बात भी करी। मिलिट्री कॉर्पोरेशन की बात अगर हम करें तो देखो इन लोगों ने हमें रेडार बेचे, इन लोगों ने हमें सर्विलांस इक्विपमेंट भेजे, इन लोगों ने हमें कॉन्ट्रा इंटेलिजेंसी ट्रेनिंग भी दी, जिससे हमारी कंट्री के अंदर एंटी टेरर फोर्स बने और जो भी आतंकवादी जैसी चीज़ें हो रही है हम उनको ख़त्म कर सके। तो अगर आप ये चार्ट देखें, ये मैंने निकाला हुआ है, इजराइल अमंग ऑफ टॉप 4 आर्म सप्लायर टू इंडिया अपार्ट फ्रॉम रशिया, यूएस एंड फ्रांस। हम रशिया, यूएस, फ्रांस से तो लेते सामान है, लेकिन हम साथ में इजराइल से भी सामान लेते हैं। मिसाइल डिफेंस लिए हमने, ड्रोन्स लिए हमने, रेडार्स लिए हमने, एवेस लिए हमने, मिसाइल और बॉम्ब्स लिए हमने इन लोगों से, क्योंकि देखो हमें भी तो डेवलप होना है ना। अच्छा सबसे बुरी बात तो ये इंडिया की, इंडिया खुद बना ही नहीं पाता यार, खुद भी बना ले, खुद बना के भी बेच दे। मेरे को लगता है कि आने वाले अभी 20-30 साल लगेंगे इंडिया को इन चीज़ों को, चीज़ें अच्छे करने में, लेकिन हम खरीद लेते हैं, हम दिमाग नहीं लगाते, हम दूसरी चीज़ों में दिमाग लगाते हैं। ओके, तो 2014 में जैसे ही नरेंद्र मोदी का इलेक्शन जीतता है तो एनसीईआरटी इनके बखान करती है। ऑफ कोर्स नरेंद्र मोदी के आने के बाद ही सब कुछ अच्छा हुआ, ये मैं कह सकता हूँ, क्योंकि ये थोड़े से बोल्ड नेता थे तो इन्होंने काफ़ी अच्छा कुछ करा। अब इसराइल ने हमारी कंट्री के अंदर लगभग करके 662 मिलियन वर्थ ऑफ इसराइल वेपन एंड डिफेंस आइटम टू इंडिया, मतलब इतना पैसा इन्होंने हमसे कमाया और इतना सारा सामान इन्होंने हमसे दिया। बीच में यहाँ पे आपको पता है कि 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी जीतते हैं तो इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर जो होते हैं भारत विजिट करते हैं, इसराइल में देखते हैं, मतलब भारत में देखते हैं ये किस किस चीज़ों की ज़रूरत है, क्या क्या सिक्योरिटी को ठीक किया जा सकता है। एक हमारे लिए एक अचीवमेंट जैसा है। इवन इन लोगों ने हमारी ये भी नहीं मदद करी, इन लोगों ने इवन हमें ये बताया कि अगर मान लो कि तुम्हारा ज़मीन के अलावा पानी के कहीं से अटैक होता है तो ऐसे टाइम पीरियड में तुम इन अटैक से कैसे बच सकते हो। तो इसके लिए इन लोगों ने हमें क्या बताया, इन लोगों ने हमें एक ड्रिल करके दिखाई। आईएनएस मुंबई, आईएनएस त्रिशूल, आईएनएस आदित्य, ऐसे सारे क्या कहते हैं पूरे के पूरे वो गए, आपके जहाज गए, पानी के जहाज गए, उन्होंने हमें सिखाया कि किस तरीके से हम लोग इन सब चीज़ों को एंटी टेरर अटैक से बच सकते हैं। बीच में 2020 के अंदर चाइना के साथ हमारा फिर से कुछ कांड हो रहा था, इसलिए हमने अपने आप को मजबूत करने के लिए हमारे डिफेंस मिनिस्टर जो हैं इन्होंने कहा कि हम और बम खरीदेंगे चाइना से लड़ने के लिए इसराइलों से। इसराइल जब और बम खरीदेंगे तो इसराइल हमारी कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट मदद तो करेगा ही ना, तो ये भी एक अच्छी बात रही। अच्छा, एग्रीकल्चर के नाम पे हमारा इनसे कोलैबोरेशन कैसे हुआ। 2008 के अंदर दोनों ने डेयरी फार्मिंग, कृषि को और छोटे लेवल पर सिंचाई पे फोकस करने के लिए दोनों ने एक दूसरी कंट्री के अंदर $50 मिलियन जो है खर्च किए। और इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे फ़ायदा ये हुआ कि 2011 में भी इन लोगों ने हमारे साथ वाटर सिस्टम को अच्छा करने के लिए एग्रीमेंट साइन कर लिया। बदले में इन लोगों ने क्या करा, बदले में इन लोगों ने करा कि 2014 के बाद ये कहा कि देखो हमारी कंट्री के अंदर भी क्या कहते हैं एग्रीकल्चर करने की टेक्निक छोटे लेवल पे है, हम आपके किसानों को फ्री ट्रेनिंग दे सकते हैं, हम उनको सिखा सकते हैं कि वो किस तरीके से एग्रीकल्चर को और अच्छा कर सकें। मतलब ऐसा देश जो कई सालों से खेती कर रहा है और ये कंट्री आई है उन्हें सिखाने के लिए। लेकिन मैं कह सकता हूँ हमारे यहाँ का किसान पुराने तरीके से खेती कर रहा है, ये शायद से नए तरीके से बताएंगे, कुछ अच्छे लेवल पे बताएंगे, तो ये भी एक अच्छी बात है। लीज डेवलपमेंट की बात करें तो 2017 के अंदर हमने टूरिज्म इनकी कंट्री में बहुत बढ़ाया। 2018 तक मैं कह सकता हूँ कि क्या कहते हैं एवरी मंथ जो है यहाँ पे 40,000 टूरिस्ट और इसराइल घूमने के लिए जाते हैं। हमने फ़्लाइट्स बनाई न्यू दिल्ली से लेके तेल अवीव तक, ये 7 घंटे के अंदर आपको पहुँचा देती है। इससे आप वहाँ विज़िट कर सकते हो, वहाँ का सामान खरीद सकते हो, वहाँ की चीज़ें खा सकते हो, पी सकते हो, मौज कर सकते हो, घूम सकते हो, है ना। तो एक अच्छी बात है। इंटरनेशनल फ्लाइट कभी मौका मिले तो ज़रूर जाइएगा घूमने के लिए, मुझे भी मौका मिलेगा तो मैं भी ज़रूर जाऊँगा।
ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इजराइल रिलेशन विद इंडिया। आई होप आपको पूरा एक ओवरव्यू मिला होगा कि किस तरीके से जहाँ से भी क्वेश्चन आएगा ना यहीं से क्वेश्चन आएगा, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। सो गाइज दिस साइड और विजय हियर, ये पाठशाला में आप इंडिया इजराइल रिलेशन के बारे में पढ़ रहे थे। आई होप आपको टॉपिक क्लियर समझ में आया होगा। कौन सा पार्ट बेस्ट लगा मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।